बहुत ग्रेटेस्ट रूलर था। हिस्ट्री में बहुत अच्छे से आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। और उसने अपने इंस्ट्रक्शन से इंस्क्रिप्शन खुदवाए पिलर्स पर भी और रॉक सरफेस पर भी। बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, लेट अस सी वाई किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। ये पढ़ने से पहले कि इन इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, पहले हम देखते हैं कि किंगडम को एम्पायर क्यों बोला जाता है। द एम्पायर दैट अशोका वॉज फाउंडेड बाई हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स एगो। एक एम्पायर जो अशोका मतलब रूल करता था जिस पर, उसको उसके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले शुरू किया था। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन नेम चाणक्य और कौटिल्य। और चंद्रगुप्त का सपोर्ट किसने किया था? एक बुद्धिमान व्यक्ति ने जिसका नाम चाणक्य था और उसको कौटिल्य भी बोला जाता है। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। और बहुत सारे चाणक्य के जो नियम हैं या जो आइडियाज़ हैं वो कहाँ पर लिखे हुए हैं? उसकी बुक में, जो बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। देखो ये लॉ एंड कैपिटल है, ठीक है। ये जो हमने देखे होंगे कि नोट पर हमारे पे छपा रहता है वो यही पिलर है। देयर वॉज सेवरल सिटीज इन एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन मैप। दीज इंक्लूड द कैपिटल पाटलिपुत्र। देखो मैप में अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और बहुत सारे सिटीज़ हैं जो एम्पायर में, कई सारे सिटीज़ हैं इसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये सब इंक्लूड हैं। तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का और इंक्लूड करता था सेंट्रल एशिया को, जबकि उज्जैन जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक का जो रूट था उसको कवर करता था। मर्चेंट ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सनस प्रॉब्लली लिव्ड इन दी सिटी। जो मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सन होते थे वो मोस्टली इन्हीं शहरों में रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेज ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। In some areas such as central India there was forest where people gathered forest produce and hunted animal for food। देखो अदर एरियाज थे जहाँ पर गांव थे और वहाँ पर किसान और हर्डर रहते थे। कुछ ऐसे एरियाज थे सेंट्रल इंडिया में जहाँ पर फॉरेस्ट थे और वहाँ पर लोग क्या करते थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे और फूड के लिए एनिमल्स को हंट करते थे। पीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। देखो जो पीपल अलग अलग पार्ट्स में थे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। दे प्रॉब्लली एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड वो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ एज वेल। वो क्या करते थे? अलग अलग तरीके के खाना खाते थे और उनके जो कपड़े होते थे वो भी अलग अलग तरीके के होते थे। वो आज भी आप लोगों ने देखा हुआ कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो खाना है या कपड़े हैं वो अलग तरीके के हैं, और अगर हम वेस्ट बंगाल में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको कपड़े और साड़ी बांधने का जो तरीका वो भी दूसरे तरीके का मिलेगा और खाना भी अलग मिलेगा। दूसरा अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पर भी यही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से डिफरेंसेस पहले भी थे। हाउएवर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। एम्पायर किंगडम से डिफरेंट कैसे हैं? जो एम्पायर होता है वहाँ पर जो एम्परर है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी बजाय किंग के, क्योंकि किंगडम का जो राजा होगा उसको किंग बोलेंगे, ठीक है। बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मीज। क्योंकि जो एम्पायर होता है वो बड़ा होता है किंगडम से और उसको ज़रूरत होती है बड़ी बड़ी आर्मी से प्रोटेक्ट करने की। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। और इसीलिए उनको इस तरीके से क्या है, उनको काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि टैक्सेस को कलेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर ये देखिए मौर्य एम्पायर का मैप है, और जैसे कि सारनाथ है, कौशाम्बी है और पाटलिपुत्र है। इस तरीके से क्या है, ये मौर्य एम्पायर का पूरा राज्य है और यहाँ पर ये इसकी सिटीज़ है। रूलिंग द एम्पायर। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट वर रूल डिफरेंटली। जब एम्पायर बहुत बड़ा होता था तो अलग अलग पार्ट जो अलग अलग तरीके से रूल किए जाते थे। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की तो यहाँ पर जो कंट्रोल था वो डायरेक्टली एम्परर का होता था। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। देखो
इसका मतलब ये कि जो ऑफिशियल्स होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था ताकि वो फार्मर्स, हर्डर और क्राफ्ट पर्सन जो कि कहाँ रहते थे, गांव में और टाउन्स में रहते थे, उनसे टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's order. Many of these officials were given salaries. देखो कुछ जो ऑफिशियल्स क्या करते थे, जो जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता था अधिकारियों को, वो क्या करते थे कि जो लोग डिसोबे करते थे रूलर के ऑर्डर को, यानी कि जो टैक्स नहीं दे रहा है या बात नहीं मान रहा है, तो उनको वो पनिशमेंट देते थे। कुछ ऑफिशियल्स को सैलरी वगैरह दी जाती थी। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute. देखो ये सारी चीज़ें वास्ट एरिया होने के साथ साथ क्या था, जो मौर्याज थे उन्होंने क्या किया कि रिवर और रोड को भी कंट्रोल किया, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मीन्स होते हैं ट्रांसपोर्ट का। और इस तरीके से वहाँ पर जो टैक्सेस हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उसके बेस पर वहाँ से क्या कलेक्ट कर पाएंगे, वो टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द अर्थशास्त्र टेल्स अस that the northwest was important for blankets and south India for its gold and precious stone. It is possible that these resources were collected as tribute. देखो अगर हम एग्जांपल देखें, अर्थशास्त्र ये बताता है हमें कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वहाँ वो जो है ब्लैंकेट्स के लिए फेमस है। दूसरा साउथ इंडिया है, वहाँ पर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन मिलते थे। तो हो सकता है कि जो ये रिसोर्सेज होते थे वो एज अ ट्रिब्यूट या टैक्स के रूप में कलेक्ट किए जाते होंगे। There were also the forest regions. People living in these areas were more or less independent, but may have been expected to provide elephant, timber, honey and wax to Maurya's officials. तो यहाँ पर क्या फॉरेस्ट रीजन में थे, तो जो लोग यहाँ पर रहते थे इन एरियाज़ में, वो कुछ इंडिपेंडेंट होते थे, कुछ नहीं होते थे, लेकिन ये उनसे आशा की जाती थी कि वो एलिफेंट, टिम्बर, हनी, ये सारी चीज़ें जो मौर्यास के ऑफिशियल्स होते, जो अधिकारी होते थे, उनको ला करके वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं। अशोका यूनिक रूलर। अब हम अशोक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मौर्यास फेमस रूलर था अशोक। He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscriptions. वो पहला रूलर था जिसने अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया। इंस्क्रिप्शन क्या, जैसे रॉक्स है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, जो रॉक्स का हार्ड सरफेस होता है उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, वो इंस्क्रिप्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन ऑन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ज़्यादातर अशोका जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृतिक, जो प्राकृत लैंग्वेज है उसमें और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अशोका का वॉर जो कलिंगा में हुआ था। कलिंगा क्या है, एंशियंट नाम है कोस्टल उड़ीसा का। कोस्टल उड़ीसा का नाम पहले क्या था, कलिंगा था। अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्क्वायर कलिंगा, हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड टू नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर। अशोका ने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा कलिंगा को जीतने के लिए, लेकिन जब वो युद्ध हुआ और उसके बाद जब उसने इतना खून खराबा और हिंसा देखी, जो वायलेंस देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वो अब आगे कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। ही इज़ द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। और वही हिस्ट्री में एक ऐसा राजा है जिसने सब कुछ जीतने के बावजूद भी जो है, मतलब एक वॉर को जीतने के बाद भी उसको न करने का निर्णय ले लिया। What was अशोका's धम्म? अशोका का धम्म क्या है? अशोका's धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। अशोका के धम्म में ना तो भगवान के लिए वर्शिप है, उसकी पूजा है, और ना ही यज्ञों को करना बताया गया है। He felt that just as a father tried to teach his children, वो ये कहता है कि एक फादर की तरह से तुम्हें अपने बच्चे को बहुत अच्छे से टीच करना चाहिए। There was a number of problems that troubled him. People in the empire followed different religions, and this sometimes led to conflicts. Animals were sacrificed, slaves and servants were ill-treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. So he appointed officials known as Dhamma Mahamatta, who went from place to place teaching people.
देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको देख कर के वो परेशान रहता था, ठीक है, क्योंकि जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, उसमें अलग अलग धर्म के लोग भी रहते थे। और समटाइम्स क्या होता था, ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाता था। जो यज्ञ होते थे उसमें एनिमल्स को बलि दी जाती थी। स्लेव्स और सर्वेंट्स जो थे वो उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। कभी कभी फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होती थी तो और उनके नेबर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो अशोका ने महसूस किया कि हमको हमारी ये ड्यूटी है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। इसलिए उसने क्या किया कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको धम्म महामत्ता के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को ये सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए, धम्म सिखाने के लिए, उनको धम्म के बारे में यानी कि बताने के लिए वो सब जाते थे। धम्म क्या है, धम्म जो है धर्म का प्राकृत रूप है, यानी प्राकृत लैंग्वेज में उसको धम्म कहते हैं। Besides, Asoka got his message inscribed on the rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. उसने क्या किया, हालांकि अशोक ने क्या किया कि अपने मैसेज को इंस्क्रिप्ट कराया रॉक्स पर और पिलर्स पर, लेकिन फिर भी उसने अपने ऑफिशियल्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि वो मैसेज को पढ़कर सुनाएं उन लोगों को जो कि पढ़ नहीं सकते हैं, जो उनको पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए वो उसे पढ़ के सुनाएं। Asoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka. उसने अशोक ने क्या किया था कि अपने मैसेंजर्स को अलग अलग पूरे वर्ल्ड में भेजा धम्म के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए, जैसे कि सीरिया है, इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका, यहाँ पर भी लोगों को उसने अशोक ने भेजा। He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग एंड एनिमल। उसने क्या किया, रोड बनवाए, कुएँ खुदवाए और जो रेस्ट हाउस होते हैं, ठीक है ना, जो धर्मशालाएँ होती हैं वो भी बनवाई। इसके अलावा उसने मेडिकल अरेंजमेंट किया कि मेडिकल ही ट्रीटमेंट जो है लोगों को मिल जाए, दोनों के लिए क्या था, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी।